बुद्ध वचन की आज की श्रृंखला में आमंत्रित विषय आर्थिक मॉडल कैसा हो, इस पर चर्चा करेंगे। ये विषय यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट की तरफ से मुझे दिया गया है। आज इस पर व्याख्यान है, तो इसका पूर्व रिहर्सल करते हैं। साथ ही उन बुद्धों को नमन करते हैं जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाया। नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। आमंत्रित विषय आर्थिक मॉडल कैसा हो, इस पर चर्चा आरंभ करते हैं। मनुष्य को देखो, मनुष्य की आवश्यकता देखो, मनुष्य का बुद्धि विवेक देखो। मनुष्य में शारीरिक क्षमता है, मनुष्य में बौद्धिक क्षमता है। मनुष्य की शारीरिक क्षमता को धन में परिवर्तित किया जाता है, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी धन में परिवर्तित किया जाता है। मनुष्य की बौद्धिक क्षमता से ब्रह्मांड में विकास का अनवरत क्रम चलता रहता है। मनुष्य के शारीरिक विकास से मनुष्य स्वयं चलता है, अपनी आगामी पीढ़ी को सुव्यवस्थित करता है। इसलिए मनुष्य को मनुष्यता की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और बौद्धिक विकास की तरफ। आर्थिक मॉडल इस तरह का ना हो कि व्यक्ति का शारीरिक विकास न होने पर। आर्थिक मॉडल ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति का बौद्धिक विकास ना हो पाए। इसलिए बौद्धिक विकास की एक जैविक प्रक्रिया है। जब मनुष्य गर्भ से उत्तम आहार प्राप्त करके पैदा होता है तो उसकी सभी इंद्रियां समान रूप से कार्य करती हैं। परंतु यदि गर्भावस्था में संतुलित आहार उसको प्राप्त नहीं होता तो उसकी शरीर की तमाम इंद्रियां सक्रिय रूप से कार्य नहीं करती हैं और वह अविकसित अवस्था में धरती पर आता है। इसलिए राज्य सरकार का ये दायित्व है कि वह जन्म से ही, बल्कि जन्म के पूर्व से ही मनुष्य के शारीरिक विकास पर ध्यान दे, तब उसका बौद्धिक विकास भी उच्च कोटि का। बौद्धिक विकास को अगली प्रक्रिया ज्ञान के क्रमिक हस्तांतरण पर है। ज्ञान का क्रमिक हस्तांतरण तभी संभव है जब किसी मनुष्य की इंद्रियां पर्याप्त रूप में विकसित है। यदि बालावस्था की शिक्षा की तरफ ध्यान दें तो पाएंगे कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में कक्षा 5 तक की शिक्षा तो इंद्रियों के सिंक्रोनाइजेशन की ही शिक्षा है। यह किसी इतिहास, भूगोल, विज्ञान की तरफ बच्चे को
ज़्यादा आकर्षित नहीं करती, बल्कि इसका प्रयास करता है कि वह देखकर चीज़ों को पहचानता है। वह देखी हुई चीज़ों को हाथ के माध्यम से किसी आलेख पर बना सकता है, वह सुनकर चीज़ों को लिपिबद्ध कर सकता है। इंद्रियों के सिंक्रोनाइजेशन, अगर उसके खेल कूद की बात करें तो उसका तात्पर्य है अगर बॉल फेंकी गई तो वो कैच कर सकता है। हाथ इस चीज़ की एनालिसिस कर पाते हैं कब हाथ उठकर कितनी ऊंचाई तक उस बॉल को पकड़ सकता है। ये सब तभी संतुलित संभव है जब उसका आहार उच्च कोटि का होगा। इसलिए राज्य का और समाज का दोनों का ये दायित्व है कि किसी बच्चे को उसका संतुलित आहार मिले। इसलिए आहार को ध्यान में रखते हुए हमें इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी को भी जन्म से आहार की आपूर्ति में कोई बाधा ना हो। राज्य का कर्तव्य है अपने नागरिकों को क्रियाशील बनाए रखना। इसलिए राज्य अपने नागरिकों से कर लेता है और कर के आधार पर वह अपने देश की प्रगति को आंकता है। कर ही निर्धारित करता है कि राज्य की संपूर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। किंतु जब एक कर व्यवस्था असंतुलित होती है, जब एक कर व्यवस्था असंतुलित होती है तो राज्य की संपूर्ण आबादी क्रियाशील है अथवा नहीं, इसका पता ही नहीं चलता। इसलिए भांति भांति के करों का लगाया जाना इस बात का द्योतक है कि राज्य की संपूर्ण जनता क्रियाशील नहीं है। किसी से कर अधिक लिया जा रहा है और दूसरे से कर कम लिया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि वह संपूर्ण जनता की क्रियाशीलता की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार सभी से फ्लैट कर ले, सभी से एक समान कर ले। जिस तरह से व्यक्ति के वोट का अधिकार एक है, उसी तरह से व्यक्ति पर लगने वाले कर समान हो। समान कर संपूर्ण जनता की क्रियाशीलता को दर्शाएगा। संपूर्ण जनता की क्रियाशीलता को दर्शाने के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण जनता की आय भी समान हो। यदि जनता की आय समान होगी तब संपूर्ण जनता अपना कर दे सकेगी। यदि जनता की आय भांति भांति की होगी तो राज्य को वह समान योगदान नहीं दे पाएगी, और राज्य को समान योगदान न दे पाने के कारण राज्य के विकास में संपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा। ये व्यक्ति के परिवारों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि सभी को अपना जीवन जीने के लिए एक जीवन साथी का चुनाव और राज्य की जनसंख्या नीति के अनुसार अगली जनरेशन को उत्पन्न करने का एक मानवीय अधिकार है। तो जब मानवीय अधिकार है तो आवश्यक है कि रहन सहन के संसाधन भी समान रूप से हो। ये उनकी आर्थिक विषमता के आधार पर कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आर्थिक विषमता है तो ये कम और ज़्यादा होगी। सामान्यतः ये पाया जाता है नगर नियोजन में कुछ बड़े मकान, कुछ छोटे मकान, कुछ उससे छोटे मकान, कुछ उससे बड़े मकान, इस तरह की जो नागरिक व्यवस्था है सरकार के द्वारा पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है, जो आर्थिक अव्यवस्था को दर्शाती है। आर्थिक अव्यवस्था इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं आर्थिक व्यवस्था के मूल मॉडल पर। तो मूल मॉडल जो है हम आज़ादी के बाद से पाते हैं कि सन
1950 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके पश्चात से भारत में वेतन आयोग का गठन हुआ, जिसका मूल दायित्व था कि लोगों को का वेतन समान हो। इस वेतन आयोग ने सदैव अन्याय किया है, क्योंकि वेतन आयोग में बैठने वाले प्रशासनिक अधिकारी हमेशा प्रशासन पर को संपन्न बनाने पर अधिक जोर देते रहे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन सदैव उच्च कोटि का रखा, और चूंकि ये वेतन जिस विधायिका संसद से पास होना था, इसलिए उनका भी ख्याल रखा गया। इसलिए मंत्रियों सांसदों का भी वेतन उच्च कोटि का रख दिया गया। इस तरह से समाज में अव्यवस्था फैली है। इसलिए हमें वेतन आयोग द्वारा जो आर्थिक असमानता का मॉडल पैदा किया जा रहा है, इसको रोकना ही होगा। आर्थिक असमानता का मॉडल जब सरकारी एजेंसी वेतन आयोग ने स्थापित किया, यही मॉडल निजी संस्थानों द्वारा भी अपनाया गया। निजी संस्थानों द्वारा अपनाए जाने के कारण आर्थिक असमानता निजी क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ी, जहाँ पर उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय या सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी या फर्म के माध्यम से जो व्यावसायिक संस्थान चलाए, वहाँ पर अत्यधिक आर्थिक असमानता बढ़ती। कई बार पाया जाता है कि एक से अधिक फर्म, एक से अधिक लोग आपस में मिलकर बना लेते हैं और सब अपने फर्मों का हेड हो जाते हैं, और एक कर्मचारी चारों फर्म में या 3 फर्म में जैसा उस संगठन का हो कार्य करता है, उसको वेतन सिंगल मिलता है, किंतु इनकम टैक्स में उसका वेतन अलग अलग 4 जगह से दर्शाया जाता है। इस तरह से भारत सरकार को चूना लगाया जाता है। एक ही कर्मचारी को 4 जगह वेतन पर दिखाते हैं और मूल वेतन उसको एक मिलता है। सरकार कभी इन चीज़ों की जांच नहीं करती कि एक फर्म जिस कर्मचारी को वेतन दे रही, उसी कर्मचारी को दूसरी फर्म भी वेतन दे रही, एक्चुअल में उस कर्मचारी के पास कितना वेतन पहुंच रहा है। यदि सरकार इस बात की जांच करे तो पाएगी कि उस कर्मचारी के पास केवल एक वेतन पहुंच रहा है और 4 अलग अलग फर्में या 3 अलग अलग फर्में उसी के नाम से वेतन को दर्शा रही हैं। तो इस तरह से ब्लैक मनी जनरेट होती है। ब्लैक मनी के संदर्भ में भली भांति हम जानते हैं कि इस ब्लैक मनी को भारत के अंदर छिपाने के लिए अर्थव्यवस्था को दूसरी तरह से क्षति पहुंचाई जाती है। जो अचल संपत्तियां हैं उनको खरीदा जाता है, अचल संपत्तियों को महंगे रेट पर खरीदा जाता है। इसलिए अचल संपत्तियां, जमीन, भवन आदि जो अचल संपत्तियां हैं, खेती वगैरह, इनको महंगा कर दिया जाता है। जिसकी ज़रूरत है वह उसकी पहुंच से बाहर निकल जाती है, क्योंकि ब्लैक मनी से एकत्र किए गए धन के कारण ये अचल संपत्तियों को खरीदने में ज़्यादा सामर्थ्यवान होते हैं। इसलिए राज्य का ये दायित्व है कि अचल संपत्तियों का भी न्यायिक वितरण। ये न्यायिक वितरण की बात जब की जाती है तो आवश्यक है किसी के पास रहने के लिए एक कमरे का मकान जो 10 बाई 10 का भी नहीं है, दूसरे के पास 30 बाई 30 का मकान है या इससे बड़ा मकान है, जो कि गलत है। दैनिक आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए समान संसाधन होने ही चाहिए। यदि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समान संसाधन नहीं होंगे तो ये आर्थिक विषमता को दर्शाता है। आर्थिक विषमता तभी स्थापित होती है जब
आय के स्रोत पर नियंत्रण ना हो, इसलिए आवश्यक है आय के स्रोतों पर भी नियंत्रण आवश्यक है। कई बार ये लोग कह सकते हैं कि नहीं, उसके पास बुद्धि विवेक अधिक है, तो बुद्धि विवेक अधिक होने के कारण नहीं उसको उसकी धन संपन्नता आदि दिखाई देनी चाहिए। इसकी एक सामाजिक मॉडल में, जो कि भारतीय संविधान कहता है हम समाजवादी देश है, तो समाजवादी देश में इस तरह की आर्थिक विषमता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आर्थिक विषमता को दिखाया जाएगा तो फिर समाजवादी स्वरूप स्थापित नहीं होगा। जहाँ तक योग्यता की बात है, तो योग्यता से पद मिलता है। योग्यता पद के अनुरूप कार्य करने के लिए सुविधाएं मिलती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति बुद्धि विवेक से अच्छा है, उसकी एनालिसिस पावर अच्छी है, तो उसको कार्य करने की सुविधाएं मिलनी चाहिए। कार्य की सुविधा करने की सुविधा सरकार या निजी संस्थान जो अनुसंधान के कार्य में जुड़े हैं वो उस व्यक्ति को उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि उसने 4 लोगों के बीच, 10 लोगों के बीच, 100 लोगों के बीच अपनी योग्यता का प्रदर्शन करके ये अवार्ड प्राप्त कर लिया है कि वह अन्य से ज़्यादा योग्य है। ऐसा व्यक्ति स्वयं प्रतिष्ठित हो जाता है। इसके लिए ये आवश्यक नहीं कि उसके धन संपत्ति आदि को अधिक दिया जाए। यदि उस व्यक्ति की बौद्धिक संपन्नता के कारण समाज में कोई उपलब्धि हासिल होती है, तो जिन संसाधनों के माध्यम से उसको कार्य करने की सुविधा प्रदान की गई, जिन नौकर चाकरों के माध्यम से उसको सुविधा प्रदान की, जो उसके सहयोगी बने, अर्थात समाज, तो समाज को उसका फीडबैक रिटर्न मिलना चाहिए। यदि आप गहराई से इस विषय का अध्ययन करें तो ये पाएंगे कि जितने भी अनुसंधान के कार्य किए गए, आविष्कार किए गए, वो किसी धनाढ्य ने नहीं किए, किसी आर्थिक संपन्न व्यक्ति ने नहीं किए, वह सामान्य व्यक्ति ने ही किए जो अपनी सामान्य सुविधाओं से परिपूर्ण रहा, उसने ही किए। जो धन की तरफ लोलुपता से कार्य करते हैं, वो कोई अनुसंधान का कार्य नहीं करते, वो कोई जन कल्याण का कार्य नहीं करते, बल्कि वह शोषण का ही कार्य करते हैं। तो शोषण के कार्य करने वालों से समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं तो राज्य सरकार को ऐसा आर्थिक मॉडल बनाना चाहिए जिसमें सभी का वेतन समान हो, साथ ही दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपत्ति समान हो, अचल संपत्तियां समान हो, अन्य चल संपत्तियां राज्य के अधीन हो, जिससे एक रोजगार उत्पन्न होता हो और वह रोजगार, उस रोजगार से समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त कर सके। इसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कोई व्यक्ति की इच्छा नहीं है, तो किसी अन्य की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रतिपूर्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं विधि के रूप में, विधिक मॉडल के रूप में। हमारे संविधान की उद्देशिका का बिंदु 2 कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता। इसी बात को संविधान का आर्टिकल 19F, जिसको विलुप्त कर दिया गया,
संपत्ति का अधिकार सभी को मिलना ही चाहिए था और न्यायिक रूप में मिलना चाहिए था। इसको हटाकर जिस सरकार ने 300 में डाला है, गलत डाला है। इसी की बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 38 की। 38 में राज्य को यह दायित्व दिया गया कि वह सभी को के वेतन को, सभी की संपत्ति को समान करने का कार्य करे। परंतु जब ऐसा हुआ तो कुछ लोगों को तो तकलीफ होगी, और जिन लोगों को तकलीफ हुई उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की कि संविधान अपने मूल उद्देश्य को ही पूरा नहीं कर पाया। अब आवश्यकता है कि ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए कि जितने उत्तराधिकार के नियम हैं, संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम, संपूर्ण नियम को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। शिक्षा का अधिकार, बालावस्था से पोषण का अधिकार राज्य के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार का दायित्व है कि वे अपने नागरिक को, जो किसी माता के गर्भ से इस धरती पर आया है, उसके पोषण का अधिकार संपूर्ण रूप से राज्य सरकार का होना चाहिए। भले ही राज्य सरकार अपने इस दायित्व को किसी ट्रस्टी के माध्यम से, वो उसके माता पिता भी हो सकते हैं, के माध्यम से कराए, और इस बच्चे का शिक्षा का पूरा दायित्व राज्य सरकार के ऊपर हो। राज्य सरकार उसके बालिग होने तक जो वो शिक्षा ग्रहण कर पाता है, उस आधार पर उसको संपत्ति का वितरण करे, और अपने जीवन काल में वह अपने श्रम से जितनी भी संपत्ति अर्जित करता है, वह उसका उपयोग कर सके। यदि वह अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश के बाहर से किसी संपत्ति को अर्जित करता है, तो ऐसी संपत्ति का वह बेहतर उपभोग कर पाए, परंतु उसकी मृत्यु के साथ ऐसी संपूर्ण संपत्ति को राज्य में विलीन कर दिया जाना चाहिए। और राज्य का ये दायित्व है कि उस संपत्ति का राज्य व्यवस्था के अनुसार आने वाली जनरेशन को पुनः वितरण करती रहे। तो ये राज्य से संपत्ति प्राप्त करना और राज्य में ही समाहित कर देने का सिद्धांत ही इस अर्थव्यवस्था का मॉडल है। इस प्रकार से हम एक समाजवादी राज्य स्थापित कर पाएंगे और राज्य के सभी नागरिकों की क्रियाशीलता को जांच पाएंगे। राज्य द्वारा आवश्यक रूप से सभी को श्रम का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश वह सभी को श्रम का अवसर प्रदान नहीं कर पाती, तो राज्य की ये ड्यूटी है उसको जीवन निर्वाह भत्ता
सम्मानित जीवन निर्वाह भत्ता देना ही चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ कम बौद्धिक लोग जो किसी विषय विशेष में विशेष योग्यता नहीं रखते थे, सरकारी सेवाओं में ना जा सके। इससे यह प्रतीत नहीं होता कि वो पूरी तरह से असफल व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा एक निधि प्रदान की जा सकती है, जिसमें वे संगठित होकर राज्य के लिए किसी अन्य कार्य को कर सकते हैं। राज्य की जो विशेषज्ञ इकाई हैं उनकी मदद कर सकते हैं। उनकी मदद के माध्यम से वह राज्य के उत्थान के लिए कुछ अन्य कार्य संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। बहुत से ऐसे अनुसंधान कार्य होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से ही करने पड़ते हैं, और ऐसे कार्यों का लाभ समाज को मिलता है। तो राज्य सरकार चाहे तो ऐसे लोगों पर भी नज़र रख सकती है जो व्यक्तिगत रूप से अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोग सरकार को समय समय पर अपनी प्रगति की रिपोर्ट दे सकते हैं और अपना निर्वाह भत्ता, एक सम्मानित निर्वाह भत्ता जिसमें वो कार्य कर रहे हैं, बता सकते हैं। कई बार राज्य सरकार को उनकी विशेष अनुसंधान के कारण सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ऐसे अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार बुलाकर अपनी सेवाएं दे सकती है, ताकि उसका लाभ संपूर्ण समाज को मिले। बात को समाप्त करते हैं इस व्यवस्था के साथ कि सभी को इस आर्थिक मॉडल में समान वेतन दिया जाना चाहिए। उसके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा अर्जित करने के समान अवसर दिए जाने चाहिए। तीसरा बिंदु, जवान होने पर उसको अपनी जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, विवाह आदि के लिए राज्य सरकार को उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक संतुलित सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे उसे अपने राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्रदान हो, और इसी के साथ उसका कर्तव्य शुरू होता है कि वह अपने राज्य के लिए अपनी शिक्षा और मिले हुए सुख का प्रतिफल राज्य को वापस करे और राज्य के कार्यों में अपना सहयोग करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपसे चर्चा करेंगे। अपेक्षा करता हूँ कि इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनके भी उत्तर दिए जाएंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण।